European Union has been absolutely brutal on trade. The EU's been very nasty. It's just been, they haven't treated us properly. Make no mistake, President Trump will not allow anyone to turn Uncle Sam into Uncle Sucker. कई डेकेड्स गुजर गई, अमेरिका और यूरोप के दरमियान ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद वेस्टर्न वर्ल्ड की बेस रहा है, उसका सुतून रहा है। टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी और वॉर जोन्स तक मगरिब का इत्तेहाद, वेस्टर्न अलायंस, अमेरिका और यूरोप का इत्तेहाद राज करता आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यूरोप और अमेरिका का ये रोमांस अब शदीद खतरे में पड़ चुका है। नई टैरिफ पॉलिसी, नेटो से बेजारी और रशिया यूक्रेन वॉर पर ट्रंप मौक़िफ़ ने यूरोप को बेपनाह तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एक पैनिक का सा समय है। पहली बार यूरोपियन कंट्रीज अपने फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं, क्योंकि अब अमेरिका उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। यूरोप के स्ट्रेस में सबसे बड़ा इजाफा पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान राब्ते के बाद देखा गया। 1.5 घंटे की टेलीफोन कॉन्वर्सेशन ने काया सी पलट दी। यूक्रेन जंग के पस मंजर में दोनों रहनुमाओं ट्रंप और पुतिन की गर्मजोशी पूरी दुनिया को हैरान कर गई। हद तो यह है कि ट्रंप ने यूक्रेन की नेटो में शमूलियत, ऑक्युपाइड टेरिटरीज की वापसी की ख्वाहिश को अनरियलिस्टिक करार दे दिया। यूरोप को नेगोशिएशन टेबल पर जगह देने से भी इनकार कर दिया। वॉशिंगटन की जानिब से यूरोपियन कैपिटल्स को एक क्वेश्चनर भेजा गया ताकि मालूम किया जा सके कि वो यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अभी यूरोप के लिए यह धचका ही कम नहीं था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नया बयान दाख दिया। जेडी वैंस ने कहा कि यूरोप को खतरा रूस, चीन और एक्सटर्नल एलिमेंट से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर से है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि यूरोपीय कंट्रीज सेंसरशिप का बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं। वो इमिग्रेंट्स की बेतहाशा आमद पर काबू नहीं पा सके हैं। The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के कमेंट्स ने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक ग्लोबल लीडर्स को हैरान परेशान कर दिया। उन्हें तवक्को थी कि अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट की तकरीर यूक्रेन और रशिया पर फोकस्ड होगी। जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक ने जेडी वैंस के बयान को एक बहुत बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखने के बजाय मिलकर आगे चलना ही सही रास्ता है। I have to say that the speech of Vance yesterday has made one big mistake, and that was, I quote from my mind, that the will of the people decides in democracy. We need to unite. So it's Europe united. That is the right answer to these nations first, and then of course we have to cooperate as the liberal democracies to defend a system where conflicts are solved by dialogue, by consent, but this is under attack. सीजन न्यूज एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स यूरोप और अमेरिका के दरमियान इस गहरे होते हुए आइडियोलॉजिकल गैप की निशानदेही कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट ने जेडी वैंस की तकरीर पर अपने एनालिसिस में कहा कि हमने राइट विंग पॉलिसी के हामी ऐसे अमेरिकन नुमाइंदों को देखा जो खुद अपने मुल्क में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि यूरोप में भी ऐसा हो रहा है। Vice President Vance left people very surprised by his speech because it wasn't on foreign policy or security policy, although he framed it that way. He spoke of domestic developments and democracy in Europe and in particular in Germany. He showed a deep ideological rift to Europe. He said that democracy was under threat in Europe and tried, in my view, to redefine the principles of democracy, but in a way that is definitely not the European values consensus. So what we saw was a demonstration of a representative of a US government which is right-wing populist and itself undermining democracy at home and trying to convey that this is happening in Europe as well. दूसरी जानिब जबकि यूरोप में ये क्रिटिसिज्म हो रहा था
वाइस प्रेसिडेंट वैंस की तकरीर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वैंस की तकरीर को न सिर्फ जबरदस्त सपोर्ट किया बल्कि उसे शानदार करार दिया। ट्रंप ने कहा कि यह सच है कि यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक कमजोर हो चुका है, जबकि इमिग्रेशन के मसले पर भी यूरोप को केयरफुल रहने की जरूरत है। I heard his speech and he talked about freedom of speech, and I think it's true in Europe. It's losing. They're losing their wonderful right of freedom of speech. I see it. I mean, I thought he made a very good speech, actually, a very brilliant speech. Yeah. Europe has to be careful. And he talked about immigration. And Europe has a big immigration problem. Just take a look at what's happened with crime. Take a look at what's happening in various parts of Europe. ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड और कनाडा की अमेरिका में इंटीग्रेशन की ख्वाहिश ने भी यूरोप में शदीद गम गुस्सों को जन्म दिया है, जिसके बाद यूरोप ने गजा की 2.2 मिलियन आबादी और दीगर अरब ममालिक में मुंतकिल करने की तजवीज़ की भी शदीद मुखालफत की है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने तो इसे इंतहाई खतरनाक करार दिया है। Today, a humanitarian situation. So, we have the ceasefire, we have to preserve it, we have to restore humanitarian operations, and we have to save maximum number of people. But now, the right answer is not a real estate operation. This is a political operation. Just because this is not a free land, this is a place where 2 million people live and want to live. And just because international rights and a lot of treaties and agreements we negotiated, and even the US, did recognize this right. So you cannot say to 2 million people, okay, now, guess what? You will move. The whole story of humanity is made of tiny part of places where even less than 2 million people were ready to go till the end because they wanted just to stay. ट्रांस अटलांटिक अलायंस यानी अमेरिका यूरोप अलायंस में पड़ने वाले क्रैक्स मजीद से मजीद गहरे तब हुए जब ट्रंप ने यूरोप के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दी। उन्होंने यूरोप से स्टील और एल्युमिनियम की इंपोर्ट पर 25% टैक्स लगा दिया। This order would reimpose that 25% ad valorem tariff rate on imports of steel, and it's presented for your signature now. Do you understand what that means? It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. जिसके जवाब में यूरोप ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कनाडा भी यूरोप का साथी बन गया है। फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के ऑफिशियल्स ने ट्रंप इंतजामिया को वार्न किया है कि वह ऐसे एक्शन से पहले उसके रिजल्ट्स पर गौर करे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज ने बयान दिया कि यूरोप के पास ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने की भरपूर ताकत है। मैं पहले ही उन अमरीकी टैरिफ का जिक्र कर चुका हूं जो हमें स्टील और एल्युमिनियम पर लग सकते हैं। अगर अमेरिका ने हमें कोई और रास्ता ना दिया तो यूरोपीय यूनियन मिलकर जवाब देगी। हमारे पास 450 मिलियन लोगों की बड़ी मंडी है, इसलिए हमारे पास ये ताकत मौजूद है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमें इस गलत रास्ते पर नहीं जाना पड़ेगा जहां एक के बाद दूसरा टैरिफ लगाया जाए। आखिर में तिजारती जंगों का नुकसान दोनों तरफ के लोगों को होता है। ट्रेड वॉर्स के अलावा दोनों ताकतें यानी कि अमेरिका और यूरोप अब डिफेंस पार्टनरशिप भी तोड़ती नजर आ रही हैं। नेटो अमेरिकन असिस्टेंस से उसकी हेल्प के बगैर तेजी से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की सलाहियत को जांच रहा है। इस मकसद के लिए ईस्टर्न यूरोप में 9 यूरोपियन कंट्रीज के 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल स्टेडफास्ट डार्ट 2025 एक्सरसाइजेज जारी हैं, जो नेटो के बगैर यूरोपियन डिफेंस की तरफ एक बहुत बड़ा एक्शन है। हालिया दिनों में ट्रंप नेटो पर सख्त क्रिटिसिज्म करते नजर आए हैं। कई दफा ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर नेटो के रुकन ममालिक अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, अपने दिफाई अखराजात नहीं पूरे कर सकते तो अमेरिका से इसकी तवक्को ना रखें। यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक और बड़े डिफरेंस और बहुत बड़े डिफरेंसेस एनर्जी सेक्टर को लेके हैं। यूक्रेन वॉर के आगाज के बाद यूरोप ने रशियन गैस पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अमेरिकन LNG अपनानी शुरू की थी, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत अमेरिकन एनर्जी एक्सपोर्ट्स में कमी का खदशा है, जिससे यूरोप के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यूरोपियन कंट्रीज अब मिडल ईस्ट और अफ्रीका से एनर्जी के ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से अपने आप को मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे अमेरिका पर उनकी डिपेंडेंसी कम होगी। पुराने एलाइज के दरमियान डिवीजन की जड़ें सिर्फ इकोनॉमी या सिक्योरिटी मामला तक नहीं, बल्कि ये
क्लैश ऑफ वैल्यूज भी है। यूरोप और अमेरिका के दरमियान अब वैल्यूज की भी टकराव है। अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम यह अलायंस अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के दरमियान अब भी इंटेलिजेंस शेयरिंग और एंटी टेररिज्म जैसे शोबों में कोऑपरेशन जारी है। लेकिन यह तय है कि यूरोप अब वाशिंगटन पर अंधा एतमाद नहीं कर सकता।